So, hello everyone. आज हमारे साथ डॉक्टर आलम विद अ स्कोर ऑफ 163 एंड ऑल्सो वी हैव डॉक्टर पवन विद अ स्कोर ऑफ 160। आज हम इन दोनों से बात करेंगे कैसे इन्होंने एफएमजी क्लियर किया, क्या इनकी स्ट्रेटेजी थी, क्या चीजें यूज करी। First of all, myself, Dr. Kamar Alam. I scored 163 marks and I'm from Asana Medical University. मैं रेड टेप के शोरूम पे था। जस्ट एक मैसेज आया मेरे पास, तो मैंने देखा फोन में मैसेज आया कि रिजल्ट डिक्लेयर्ड एंड सर ने लिंक भेजा था। तो जैसे ही देखा और मेरे हाथ मतलब मैं लाइफ में से दो बार ऐसे हाथ कांपे हैं। एक मेरी मदर की सर्जरी करवाई थी मैंने, तो उस टाइम मैंने उनका बस हाथ ऐसा पकड़ा तो मेरे हाथ वाइब्रेट हो रहे थे। जैसे ही मैंने फोन पकड़ा और मेरे हाथ ऐसे वाइब्रेट हो गए। मैं टाइप करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं टाइप नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। और मेरे एकदम कान वान सब गर्म हो गए, आंसू आने लग गए, मतलब विदाउट रिजल्ट देखी भाई अब क्या हो गया। जैसे ही खोला और कॉपी पेस्ट करा और उसमें नीचे स्क्रॉल करते करते दो ऑप्शन थे नीचे और उस वाली लाइन में पता नहीं क्या था, उसमें सब फेल 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 फेल। तो थोड़ा ना अजीब सा लगा ना कि यार ऊपर नीचे देख रहा हूँ भाई, जूम करा वो येलो हो जाता है अक्सर एक कॉपी पेस्ट करते हो तो। एंड फिर नीचे देखा पास 163 और जो आंसू एकदम भरे हुए थे और साथ में भाई था, तो तुरंत एकदम रोना आया, तुरंत उसको मतलब hug करा, मैं भाई पास हो गया। वो भी बोला कि चल चल, बोले ले तो ले सामान। मैं नहीं नहीं भाई बाहर चलते अब बाद में देखेंगे सामान वामान। पहले सबको जो जिन्होंने सपोर्ट करा लाइफ में और साथ में जो थे उन सबको पहले कॉल करते हैं। तो बहुत सारे वेल विशर्स थे हमारी लाइफ में, आप लोगों को पता ही होगा कभी। तो उनको फोन करा और फिर मदर को कॉल करा। हाँ, वो भाई सच बात है कि यार होता है ना कुछ कुछ, मतलब बहुत लकी लोग होते हैं कि जिनकी जिंदगी में कोई ना कोई आता है। सही है, भाई ने इंटरनेशनल कॉल मिलाए थे। भाई मेरा तो था कि लाइक उस दिन शाम को लगभग मैं दिल्ली से आया ही था। उस दिन 20 तारीख को मैं आया ही था दिल्ली से। मैं भाई और मेरे भाभी दिल्ली से आए थे, सामान उठा के मेरा ही सारा। और उस दिन शाम को हम जैसे सारे फैमिली मेंबर्स बैठे थे घर पे आराम से, खाना खुना खाने के बाद मेरे गांव का एक दोस्त है जो ऑलरेडी एक डॉक्टर है, जो है इंटर्नशिप कर रहा है ऑलरेडी वहाँ। जैसा अपने जहाँ पर अपने सीनियर थे, उसको भाई का कॉल है कि भाई रिजल्ट आ चुका है। तो मेरा अच्छा भाई, फिर उसने मेरे को पीडीएफ भेजी। मैंने पीडीएफ भेज कर मैं अपना वो रोल नंबर निकाले और भाई लगा पासवर्ड, तो उसमें मैंने देखे भाई येलो था, पास हो गया 160। फिर मेरे को विश्वास ना आ कि चल यार एक बार फिर ट्राई कर। मैंने देखा, दोबारा दोबारा देखा तो भाई फिर वही बात हुई कि हाँ भाई पास हो गया। फिर मैं हो गया खुश। तो सारे फैमिली मेंबर्स बैठे थे, मैं सबको बताई, सारे के सारे सब खुश हो गए भाई कि पहला पेपर था यार, अच्छे से हो गया बस। ना तो बाद में नहीं होता होता टेंशन लेते घर वाले, तो सब राजी खुशी सब मौज हो गई। यही था, कुछ ज्यादा तो गांव में तेरे को पता ही, इतना कुछ ज्यादा होता ना, ठीक ठाक साख सा। कोई ना, भंडारा करा देता गांव में कभी। तो अगला क्वेश्चन है, तुम दोनों गौतम नगर में रहते हैं, है ना? तो गौतम नगर की कुछ हम्म। बुरी चीजें होगी, बुरी साइड होगी कि वहाँ क्या क्या दिक्कतें आती है, और कुछ अच्छी चीजें होगी कि वहां जाने से क्या फायदा होता है। हाँ तो भाई मेरा कुछ ऐसा था लाइक मैं जब लाइक 10 तारीख को मैं गौतम नगर पहुंच गया था, ठीक। मैंने कोचिंग ज्वाइन करी। तो फिर उसका लाइक गौतम नगर का फायदा यही था, नुकसान यही था कि भाई फायदा तो ये था आपको माहौल मिल जाएगा। लाइक गौतम नगर में आप देखोगे तो हर दूसरा बंदा जो स्ट्रीट पे घूम रहा है वो डॉक्टर ही होगा मोस्टली, जो प्रिपेयरिंग कर रहा है एफएमजी के लिए, जो प्रिपेयर कर रहा है, या फिर कोई नीट पीजी के लिए। तो चाय पीने जाते थे तो मोस्टली सब डिस्कस करते मिलते थे, ऐसा नहीं कि भाई कुछ ऐसे ही बात करे। मोस्टली जब जहाँ पे भी चाय की दुकान हो गई, कहीं भी देखोगे तो बंदे डिस्कस करते मिलेंगे। और डिसएडवांटेज यही था कि कुछ ज्यादा लोग, यही था कि खाना पीना तो घर जैसा ना है। पहले कजाकिस्तान रहे थे, वहां पर कुछ ना था, फिर यहाँ पर आए तो यहाँ पर बिल्कुल बकवास खाना। और पानी तो ऐसा समझ लो कि टाइफाइड है पानी में। तो इतना वो था कि हमारी प्रीति मैम आया करती ना, वो बोल के जाया करती गौतम नगर टाइफाइड का हब है। फिर तो 2 बार हुआ भी है टाइफाइड। तो मैं तो 2-3 बार घर पे भी आया हूँ इस चक्कर, टाइफाइड के चक्कर में। हाँ ये है, माहौल अच्छा था। और मैं एक पीजी में रहा करता, अकेला ही रहा करता। मेरे को लाइब्रेरी लाइक को पसंद नहीं है, लाइब्रेरी लाइब्रेरी जाना, क्योंकि लाइब्रेरी के लिए सुबह उठो, शावर को खाओ पियो, तैयार होके जाओ, ऐसे मेरे को जा नहीं जाता। तो भाई अब की बात ना थी। अब अपने रूम में एक प्रॉपर टेबल ले रखी थी, एक चेयर मंगवाई थी प्रॉपर, आराम से अपने पढ़ा करता, पूरा अकेला रहा कर मैं। तो इतनी कोई दिक्कत नहीं आई पढ़ने में। और ऑलरेडी मैं, मेरी हैबिट ऐसी थी कि मैं कजाकिस्तान में भी ऐसे बैठ ऐसे ऐसे पर्सनल रूम था मेरा अंदर वाला, तो उसमें मेरा एक प्रॉपर टेबल थी और एक चेयर थी, तो मैं 4-5 घंटे रेगुलरली बैठ सकता था। तो मेरी ये हैबिट थी कि हाँ मैं 3-4 घंटे लगातार बैठ लेता हूँ, लाइब्रेरी हो चाहिए वहाँ पर कुछ भी हो। तो फिर उसके अलावा रही बात बेड बेड है, बेड चीज की, तो भाई यार बेड तो मेरे को कुछ लगा ही ना। हाँ सब ठीक थे, बस माहौल ही थोड़ा वो था कि भाई थोड़ी हवा हो गई, थोड़ा ये नाले गंदी थी, स्मेल स्मेल ज्यादा कुछ खास था नहीं। जिस साइड मेरी कोचिंग थी वो तो मतलब गंदी थी। और वो सारा कूड़ा कचरा वहीं मिला करता, बकवास मतलब वर्स्ट था वो। अपन एक वहां से आए कजाकिस्तान जहाँ पर एक पॉलीथीन नहीं दिखेगी, यहाँ पर हद से ज्यादा बकवास। एक मतलब एक साफ सुथरी मतलब कंट्री से फिर हमारी कंट्री, मतलब थोड़ा जानते ही हो तुम, ठीक है। तो कंपैरेटिव देखा जाए तो एकदम आते साथ एकदम ऐसा लगा जस्ट वहां से आए मैं, यार ये कहाँ आ गए। फिर फ्लैट था अपना जैसा, कोजी कोजी एकदम फ्लैट, वहां आलीशान जैसे रहते थे। तो फिर ऐसा लगा यार ये क्या है यार, कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। अच्छा ये हुआ कि जो ओनर थे वो बहुत अच्छे थे। फिर दूसरी अच्छी बात हुई कि सर की कोचिंग मिल गई, ठीक है, जो कि अस्थाना में ही मिल गई थी। हमारे कुछ सीनियर्स थे जिन्होंने रिकमेंड करा कि आप यहाँ पर आओ, ये अच्छा है, ठीक है। वो बंदे दूसरी कोचिंग में भी पढ़ते थे बट उन्होंने रिकमेंड करा कि आप यहाँ पर। और बुरी बात ये है कि खाना तो सबको पता ही है कि घर जैसा तो मिलता नहीं है पे। बस एक चीज दिक्कत हुई थी कि जैसे मैं हूँ मतलब बोल बोल के याद करने वाला बंदा, ठीक है। मेरे को लाइब्रेरी और ये सब चीजें सूट नहीं करती हैं ना, मेरे को ये पसंद है। तो स्टार्टिंग में बस मैं एक बोलते हैं जंबल बोलते हैं, एक डाल पे बैठो,
तो वहां पे मैं एक डाल पे नहीं बैठ पा रहा था कि मैं लाइब्रेरी ज्वाइन करूँ, कि मैं क्लासरूम में बैठूं, कि मैं अपने घर पे बैठूं। जब मैं फ्लैट में रहता था तो फ्लैट मेरा टोटली वैकेंट रहता था, क्योंकि सारे लोग लाइब्रेरी जाते थे ऑलमोस्ट, ठीक है। तो दिक्कत ये होती थी मेरे को, जब मैं घर पे बैठता था तो कोई ना कोई आ जाता था। ये गलती उनकी भी नहीं है। उनका ये होता था कि हम लोग चलो वहाँ अपने लाइब्रेरी पढ़ा है तो हम यहाँ थोड़ा मस्ती करने आ गए अपने फ्लैट पे, बातचीत करेंगे। और मैं वहाँ पढ़ने बैठता था। जगह तो बहुत स्पेशियस थी, सब कुछ था, रूम भी थे, दो दो हॉल था, बट प्रॉब्लम इज दैट कोई बोलता था तो गूंजती थी आवाज वहाँ पे, तो वहाँ थोड़ी ऐसे प्रॉब्लम होती थी। मैं बोल बोल के पढ़ता, फिर वो लोग आ जाते थे बेचारे, फिर मैं भी कुछ नहीं बचा, ठीक है, फिर वहां से चले गए, फिर मैं क्लासरूम में जाके बैठ गया, वहां मैं बोल बोल के याद कर रहा हूँ, तो वहाँ कभी कोई आ गया, ठीक है। तो ये थोड़ी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रही मेरे साथ, ठीक है, तो दिक्कत, ये सब ज्यादा दिक्कत हुई मेरे साथ। एंड उसके बाद फाइनली दोस्त लोगों ने सजेस्ट करा, नहीं यार तो ज्वाइन कर ले। फिर मैं जब वहाँ लाइब्रेरी में जाके बैठा एंड मैंने स्टार्ट करी, तो ये सब ट्रू इंसिडेंट्स हैं। मैं बैठा, मैं पढ़ रहा हूँ, भाई मेरे को कुछ याद ही नहीं हो रहा है ये चल क्या रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर एक बेनिफिट मेरे को नजर आया कि यहाँ बैठ के आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो और जीटी दे सकते हो, क्योंकि वो पूरा फोकस आपका उस पर रहेगा। अपना टाइमर लगा लो, आप एमसीक्यू करो दबा के, बढ़िया। और क्यू बैंक जितने सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि वो वहां पे नहीं हो सकता, घर पे हो गया या क्लासरूम में बैठ के वो चीज वहां नहीं हो सकती, ठीक है। और तो फिर मैंने दोनों चीज अपनाई, ठीक है, कि मैं क्लासरूम में जाके बोल बोल के पढ़ता था, घर पे बोल बोल के पढ़ता था, लाइब्रेरी में क्वेश्चन करने जाता था, ठीक है। दोस्तों, कमर आलम के रूममेट थे डॉक्टर सज्जन, जो अपने इंटरव्यू में बोल रहे थे ना, मैं रूम पे चला जाता था, चिल करी आता था, छेड़ ही आता था किसी को 1 घंटा, तो माइंड फ्रेश हो जाता था। तो ये था। अगला क्वेश्चन, इंडिया आने से हम्म। पहले तुमने कितनी प्रिपरेशन कर रखी थी स्पेशली एफएमजी के लिए? मेरी स्टडी स्टार्ट हुई थी फोर्थ ईयर के मिड से। लाइक मैंने जब फोर्थ ईयर में यहाँ से गया ना इंडिया से, तो मैंने जाने के बाद मेरे पास वीडियो पड़ी थी लैपटॉप में, जो हमारे सीनियर्स बांट रहे थे, तो वो मेरे पास भी आ गई थी कहीं से, तो फ्री की वीडियो थी, तो उससे ऐसा ही पढ़ा गया। लाइक 2-3 सब्जेक्ट हुए, दो ही सब्जेक्ट हुए थे मेरे मोस्टली, तो फार्माकोलॉजी हुई थी जीआरजी से। फिर उसके बाद एक सब्जेक्ट और किया मैंने। फिर उसके बाद छोड़ दी मैंने, फिर क्योंकि वो ये फ्री के थे, कोई जीना अगर पढ़ने का, तो मैंने छोड़ दी। फिर मैंने जब सेमेस्टर खत्म हुआ तो उसके बाद मैंने प्रेप लिया, क्योंकि मैरो का टाइम जा चुका था। मैरो थोड़ा बड़ा है, तो आई थिंक उस मैं फोर्थ ईयर के मिड में था, तो मैरो लेने का कोई मेरा मतलब नहीं था। तो मैंने लिया फिर प्रेप। तो मैंने जिस दिन से प्रेप लिया उस दिन के बाद मैंने शेड्यूल बना लिया था कि भाई हर दिन के 5 से 7 घंटे पढ़ना है, चाहे कॉलेज हो चाहे नहीं हो, बस सैटरडे और संडे को छोड़ के। तो मेरा ये रहा करता कि हर दिन मैं 5 से 7 घंटे पढ़ूंगा, चाहे कुछ भी हो। उसमें ये रहता था कि जो प्रेप था ना, प्रेप में एक होता है शेड्यूल, उसमें हर ग्रीन टिक लगना होता है। लाइक ग्रीन टिक होगा, अगर तूने 5 घंटे पढ़ लिया, तेरा ग्रीन टिक लग गया। तो मेरा वो था कि भाई वो तो करके ही सोना है, कुछ भी हो जाए, तो ऐसा कुछ था। तो मैंने भाई वहां से आना फोर्थ ईयर के मिड से लेकर जब मैंने जब लाइक फिफ्थ ईयर कंप्लीट हुई, तब तक मैंने मेजर मेजर सारे सब्जेक्ट कर लिए। ऑर्थोपेडिक्स छोड़ी थी मैंने, और बायोकेम छोड़ी थी, और माइक्रो छोड़ी थी, क्योंकि ये थोड़े रटने वाले थे, तो मेरे नहीं पल्ले पड़ा। और मैंने जैसे मेडिसिन हो गई, ओबीजी हो गई, ये पीएसएम मैंने अच्छे से करे थे ये। तो उसके बाद मैं जब यहाँ पर आया तो मेरे को कोचिंग का पता चला, जैसे मैं नेक्स्ट, क्योंकि मैं मेरा प्रेफरेंस ये था कि मैं जिस टीचर से पढ़ रहा हूँ ना, मैं उसी उसी को फॉलो करूंगा। लाइक मैं पढ़ रहा था मेडिसिन दीपक मारवा से, तो मेरे को ये था भाई मैं अभी सोच चेंज नहीं करना मेरे को, ठीक है। तो मैं आया, मेरे को मैड नेक्स्ट का पता चला, मोस्टली सारे टीचर प्रेप के थे, तो मैं वहां पर चला गया। तो जब मैं इंडिया से कजाकिस्तान से इंडिया आया था, ऑलमोस्ट मेरे सारे सब्जेक्ट मेजर्स हो चुके थे। माइनर्स को मैंने हाथ भी ना लगाया, क्योंकि कोचिंग्स का ये होता है कि आप मेजर करके आओगे ना, तो कोचिंग्स में माइनर आपको अच्छे से करा देंगे, हद से ज्यादा। इवन मैंने बायोकेम एक बार भी नहीं छेड़ी थी। मैंने आया, बायोकेम करी, मेरे टेस्ट में फर्स्ट रैंक आई थी, 450, 500, 600 बच्चों में से। तो मेरा ये था कि हाँ ये अच्छे से हो जाएंगे मेरे ये। लाइक ऐसा था कि मैंने फिर सारे माइनस मैंने अच्छे इस वे में बोले कि हाँ भाई हाँ यहाँ पर टीचर है, क्योंकि माइनस में कुछ ज्यादा सोचना नहीं होता, कुछ समझना नहीं होता। माइनस में क्या होगा, रटना होगा। टीचर्स यहाँ पर हैं जो क्लास में बैठ के रटवा देंगे आपको, क्लास में ही रटवा देंगे आपको, घर पे जाने की भी जरूरत नहीं है पढ़ने की। तो मैंने ये इतने ही करके आया था। उसके बाद यही कोचिंग्स के जो नोट्स मिले उसको उसी को बस फॉलो अप करा। तो सेकंड ईयर में था मेरे को, जहां तक मेरे को अच्छे से याद है, उस टाइम ही मैंने मैरो ले लिया था। तो घर पे फिर मैंने मैरो पढ़ना स्टार्ट करा, तो एक ही सब्जेक्ट में प्रॉपर पढ़ पाया था, क्योंकि उस टाइम मेरे पास नोट्स थी नहीं। तो मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने की कोशिश करी, तो मैंने एक सब्जेक्ट प्रॉपर पढ़ा। फिर उसमें डायग्राम बनाना, ये सब करना, तो एक थोड़ा टिपिकल काम हो गया है थोड़ा, कि डायग्राम बनाना, चीजें करना। थर्ड ईयर भी ऐसी नॉर्मली पढ़ाई हुई, 2 सब्जेक्ट वैसे कंप्लीट हुए। फिर जो बोलते टॉप गियर लगाना चाहिए, तो फोर्थ ईयर में टॉप गियर लगा दिया। फिर उस टाइम पर हम फिर पढ़ते ही थे, मैरो 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 मैरो, ये वीडियोस कंप्लीट कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, उसको रिवाइज भी करते थे, कुछ कुछ पॉइंट्स जैसे रिवाइज करते रहते थे बीच बीच में, जो मेरे पर्सनल सब्जेक्ट मेरे को इंटरेस्टिंग लगते थे। समझ में चीजें आती थी। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे बंदे बोलते कि यार क्या पढ़ा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। मैं तो स्टार्टिंग में सबको दिक्कत होती है, ऐसा नहीं, कोई भी प्लेटफॉर्म ले लो, जब आप नहीं पढ़ते हैं, या फिर मैं खुद भी बोलूँ कि मैं नहीं पढ़ता हूँ, आज मैं दोबारा मैरो लेके पढ़ना स्टार्ट करूँ, तो मेरे को भी लगेगा कि यार एक सीटिंग प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सारे जो फ्रेंड्स से सबसे ज्यादा डिस्कस करा था कि उनको बोलते हैं सीटिंग नहीं बनती हमारी, तो कैसे देख लेता है। मैंने कहा कि स्टार्टिंग में मेरे से भी नहीं बनती थी, बट एक शेड्यूल बनाया तो बन गया। फिर तो फिर धीरे धीरे कंप्लीट करा। छुट्टी में घर भी नहीं आए थे, वहीं से पूरा पढ़ाई करी, कंप्लीट हो गया था। फिर फिफ्थ ईयर तक फाइनल तक कंप्लीट हो गया था। एक सब्जेक्ट रह गया था बस, वो माइक्रोबायो था, तो वो पढ़ा नहीं था, फिर पढ़ लेता वो भी। फिर हमारे सीनियर्स थे, डीबीसी ज्वाइन कर लेना अगर आपको करनी है, तो मैंने ठीक है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वहां से लिया। फिर
ऐसे पढ़ाई स्टार्ट करी। और फिर डीबीसी जैसे ज्वाइन करी तो फैब का टाइम था, ज्वाइन करी फटाफट और फिर पढ़ना स्टार्ट करा। तो चीज़ें ऐसे लगी, चीज़ें फेमिलियर हैं, बहुत सारी चीज़ें मज़ा आ रहा है पढ़ने में, चीज़ें याद हो रही है। थोड़ा टिपिकल टाइम भी था बट पढ़ना स्टार्ट करा तो ऑलरेडी पहले से ही प्रिपेयर थे। फिर ये भी था मेंटली कि यार थोड़ा लगता है ना, दिमाग में आता है कि यार कहाँ जाऊँ, इधर जाऊँ उधर जाऊँ। तो कुछ हमारे वेल विशर्स थे, उनसे कंफर्म करा यार क्या करना चाहिए, तुम थोड़ा सही डायरेक्शन में गाइड करोगे भाई। तो उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि नहीं यार, अभी जो पढ़ा है तूने तो वहीं पे फोकस कर, उस डायरेक्शन में ही जा जो तेरे पास नोट्स अवेलेबल है। तू डिफरेंट जगह जाएगा तो फिर डिफरेंट चीजें आएंगी, क्योंकि अभी तेरे पास एक पहले से वो जो चीज था, सिस्टम था तेरे पास, वो उसका वो हाफ है, मतलब चीजें सेम है, एज इट इज तो नहीं बोलेंगे, मतलब कंटेंट पूरा डिटो सेम है, ठीक है। तो और फिर वही है कि शॉर्ट नोट्स में चीजें अवेलेबल हैं, तो आप इजीली कर पाओगे। फिर वहां से सेम कोचिंग हुई तो मैंने तो सीधा वहीं पे अच्छे से पढ़ लिया था, सच बताऊं तो यहाँ पे ऐसा कोई दिक्कत हुई नहीं आने पढ़ने से। तो बेसिकली डॉक्टर आलम ने ऑलरेडी कॉलेज टाइम में मैरो एक बार खत्म किया था, एक्सेप्ट वन सब्जेक्ट, एंड यहाँ आके उन्होंने डीबीसी कोचिंग जो है वो ज्वाइन करी थी, एंड ही हैव क्लियर्ड द एग्जाम विद अ वेरी गुड मार्क्स। तो चलो अब बात करते हैं कोचिंग की। आप किस कोचिंग में गए और उसकी क्या फीस थी, और क्यों आप उस कोचिंग में गए, क्या रीजन था? कोचिंग तो हमने मतलब वहीं पे ज्वाइन करी थी। कोचिंग का नाम था डीबीसी, फुल फॉर्म है डॉक्टर भगवान क्लासेस, ठीक है। सो वहीं अस्थाना में ज्वाइन कर ली थी। सीनियर्स ने कुछ वो करा था कि भाई वहाँ जाओ, वो अच्छी है। और फिर वहीं से ऑनलाइन भी ज्वाइन करी थी। तो फीस तो कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है, औरों के मुकाबले तो कुछ भी नहीं है, ना के बराबर, ठीक है। तो उससे ज्यादा तो हम और चीजों में वहाँ खर्च कर लेते हैं, सर भी हमारे इतने सपोर्टिव है। मैंने कोचिंग में नेक्स्ट ज्वाइन करी थी, क्यों करी थी, क्योंकि मैं जो मेरे सब्जेक्ट थे मैंने प्रेप से पढ़े ऑलरेडी। तो मेरा ये था कि भाई मेरे को सोर्स चेंज नहीं करना, क्योंकि मेरी ये थी कि मैंने जिस टीचर से पढ़ा उसके कॉन्सेप्ट मेरे को पता है। अब मैं उसी की, अब मैंने पैथोलॉजी प्रीति मैम से पढ़ी है, तो अब मैं किसी और से पढ़ूंगा तो मेरे कॉन्सेप्ट मिक्स हो जाएंगे, लाइक उनके निमोनिक्स भी थे। अब वो निमोनिक्स आपस में खेलता रह जाऊंगा, मेरे को समझ में नहीं आएगा अगर मैं चेंज करूंगा किसी और पे। तो मेरा ये था कि मैं अपने भाई जो ऑलरेडी मैंने सोच ले रखा था उसी को फॉलो करना है। तो मैं यहाँ पर आया तो पता चला मेडनेक्स है, ऑलमोस्ट सारी फैकल्टी थी जो भी थी इनके पास, वो प्रेप की थी ऑलमोस्ट। तो मैं इस वजह से यहाँ पर आया। फिर मेरे प्राइस थे इनके भाई 45, तो मेरे को इन्होंने 40 में करा था, क्योंकि मैं अभी से एक जो ग्रुप था ना हमारा एक, तो उसमें डिस्काउंट चल रहा था, तो उन्होंने मेरे को 40 में कर दिया। तो यही है, कोचिंग भी ठीक अच्छी थी, ऐसी बात नहीं है कि बुरी थी, बट डिपेंड ये है कि भाई आप कैसे पढ़ रहे हो। कोचिंग तो सारी अच्छी होती है, आप पे डिपेंड करता है कि भाई आप कितने पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे, वो आप पे है। कोचिंग को 100% ये नहीं बोलेगी मैं आपका सिलेक्शन करा दूंगी, वो आप पे है। आप घर बैठ के भी कर सकते हो, आप कोचिंग जाके भी कर सकते हो, वो सब आप पे डिपेंड है। जैसे मान लो सुबह तुमने क्लास ली, कोचिंग में गए, क्लास ली, उसके बाद घर आके जो पढ़ते थे, कैसे क्या पढ़ते थे? सेम क्लास का रिवाइज करते थे, या जो पहले पिछली क्लास का पढ़ा हुआ है वो भी रिवाइज करते थे, कि सिर्फ क्यू बैंक करते थे? कैसे क्या अप्रोच रहती थी? सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे जो सब क्लास में जाते थे कोचिंग में, तो जो पढ़ाते थे वो तो आके उनको रिवाइज करना है। तो एक बेनिफिट था कि पहले पढ़ चुके थे, ऑनलाइन क्लास में सारे सब्जेक्ट पता ही थे। तो मेरी पर्सनल अप्रोच ये रहती थी कि मैं सर से पहले पढ़ के जाऊँ चीज़ें, ठीक है। तो कोई भी नया सब्जेक्ट वो पढ़ा रहे थे, जैसे मेडिसिन फॉर एग्जाम्पल है, मेडिसिन पढ़ाना स्टार्ट करा तो मैं जीआईटी पढ़ा रहे हैं, तो मैं जीआईटी पूरा अपने सेल्फ भी पढ़ रखी थी 4-5 बार, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, खुद पढ़ गया पूरा और जाके क्लासरूम में बैठ गया, और क्लास में बैठ गया तो सर भी सुन रहे हैं, और फिर जाके सेम चीज़ घर पे जाके दोबारा पढ़ लिया। तो यही अप्रोच रहती थी रोज के। वही क्यू बैंक वाली बात तो सर रोज बोलते थे, क्योंकि वहाँ उतने ज्यादा क्यू बैंक सॉल्व नहीं करते थे पहले, लीजिए तो ऑनलाइन भी थे। तो यहाँ पे फिर आके एक काम रहता था कि नोट्स रिवाइज कर लिए फटाफट, फिर क्यू बैंक देखते हैं हम कितना सॉल्व कर पाते हैं, तो उतने ज्यादा क्यू बैंक सॉल्व करते थे। तो हमारा क्या था कि हमारी कोचिंग डिपेंड कर टाइमिंग डिपेंड करती टीचर्स पे, लाइक टीचर्स कब आ रहे हैं कब जा रहे हैं। तो हमारी कोचिंग मोस्टली होती 8:30 बजे से, और अगर बड़ा सब्जेक्ट तो वो चलती थी 8:30 से शाम के लगभग 7 या 8:30, मतलब 12 घंटे अप्रोक्स कोचिंग चलती। तो उसके बाद वो छोड़ा करते थे, उसके बाद आके भाई खाना खुना खाया। फिर मेरा ये होता था जो मैंने पढ़ के पहले वाला रिवाइज नहीं होता, आगे वाला कैसे प्रोसीड करूंगा। तो मेरा ये होता था कि जो मैंने करा है उसको मैंने अच्छे से, और मेरा कुछ अलग था, मैं ऐसे याद नहीं करता था। मेरे को ये थी कि साथ नोटबुक रखता था, रफ नोटबुक, जो पढ़ता था वो लिखता था, क्योंकि मेरा ऐसा था अगर मैं बैठ के ऐसे किताब में पढ़ने लग गया तो मैं कहीं खो ही जाऊंगा, यहाँ नहीं बैठूंगा, मैं कहीं और ही घूम रहा हूँ कहीं ना कहीं। तो मेरा ये था कि टैक्टाइल मोशन चाहिए साथ साथ, तो मैं अपने नोटबुक रखता था और अपने साथ साथ करता था कि भाई हाँ फोकस बना रहे। मेरा ये दिक्कत थी, मेरा फोकस नहीं बनता था, अगर मैं पेन नहीं उठाऊं तो मेरा फोकस नहीं बनता था। तो मैं अपना रफ नोटबुक रखता था हमेशा, वो साथ करता था। फिर उसके बाद 2.5-3 घंटे, 4-3.5 घंटे में हो जाएगा था ऑलमोस्ट। उसके बाद रहा करता कि क्वेश्चन जो PYQ है वही वही करा करता मैं पहले तो, लाइक जब स्टार्टिंग में जब हुआ था ना, जैसे क्लास स्टार्ट हो गई तो उसके बाद ये खत्म हो गई, तो मैं शाम को PYQ लगाया करता। उसके बाद बस यही करा करता, कुछ ज्यादा तो करा नहीं कि पीछे पाछे का कुछ छेड़ना छाड़ना कुछ नहीं, बस जो टीचर्स ने पढ़ाया वो सफिशियंट मान के मैंने तो भाई आगे इतना ही करा बस। चलो, तुम्हारा कोई भी एक या दो स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट, और कोई भी जो तुम्हें वीकेस्ट लगता हो वो सब्जेक्ट बताओ। भाई स्ट्रॉन्ग तो सच बोलो तो मेरा तो मेडिसिन था स्ट्रॉन्ग, ठीक है। और वीक सब्जेक्ट में हुआ क्या था, एक्चुअली मैंने गायनी वहाँ पढ़ी हुई थी, तो वही मेरे को लग रहा था कि शायद मैंने लैग कर रहा हूँ थोड़ा। और थोड़े दो तीन जैसे छोटे मोटे सब्जेक्ट थे, पैथोलॉजी होगी तो वहाँ भी मैंने वैसे ही पढ़ा था, याद तो था नहीं, तो वो थोड़ा डर लगता था मेरे को उससे। तो बोलते हैं ना कि डर के आगे जीत है, तो आप जबरदस्ती किसी चीज के पीछे पड़ जाओ, तो मैं एकदम पैथो के पीछे पड़ गया, यही सब था। बाकी वीक तो ऐसा ऐसा टू बी वेरी ऑनेस्ट तो वीक नहीं लगा, क्योंकि नोट्स बहुत कंसाइज थे, ठीक है।
आप मल्टीपल टाइम्स पढ़ सकते हो। तो मुझे तो किसी तरह से कोई वीक या स्ट्रांग वाली फील आई नहीं। तो भाई मेरे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था पीएसएम और गणित, क्योंकि मेरा मतलब मैंने जैसे जिस सीनियर से बात की उन्होंने बोला कि जैसे पीएसएम और मेडिसिन या सर्जरी ये सब्जेक्ट है जो लगभग 100 या 110 क्वेश्चन है इनके, और लास्ट ईयर ऐसे मतलब ओवरऑल कैलकुलेट करके देखे तो बोल रहे थे 40-50 का आसपास पीएसएम में आते, तो मेरा टारगेट ये था भाई जो पीएसएम तो ऐसा है सब्जेक्ट जो रटना है, उसमें कुछ दो चार होंगे जो सोचने के हैं जो समझने के हैं, उसमें समझने के कुछ है ही नहीं। तो भाई मेरा ये था कि जब मेरी पीएसएम ऐसी करनी है कि भाई अगर मेरे को 50 क्वेश्चन आएंगे या 30 आएंगे तो 28 या 26 मेरे सही होने चाहिए, मेरे ये लेके चला था। और मेरे वीक सब्जेक्ट रहे एनाटॉमी, फिजियो और फार्माकोलॉजी, क्योंकि इन दो टाइम मेरा ऐसा हो गया क्योंकि मैं घर पे आ गया था जब एक तो टीचर भी अच्छा ना था, उन्होंने ऐसा ही पढ़ाया। फिर उसके बाद की बात की हमारे मेरे हो गया टाइफाइड, तो मैं उस टीचर की गलती और फिर मेरी भी ये है कि भाई मैंने आगे उसको रिवाइज ना करा तो वो बर्डन बन गया मेरे पे, मेरे से नहीं हुआ, फिर मैंने उस किताब को उठा के ना देखा, क्योंकि मेरा ये हो गया था यार ठाऊं तो अजीब सी लग रहा था, क्योंकि वो अब एक बार पढ़ लिया तो यूज टू हो जाते हैं उस चीज से कि हाँ भाई ठीक है रिपीट करेंगे अच्छे से, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हाँ भाई ठीक है ठीक है ठीक है। लेकिन जब मैंने घर पे आ गया 2 बार आया तो घर पे उसके टाइफाइड की वजह से तो मेरे फिजियो और फार्मा छूट गई थी। एना की तो टीचर ने भी कर दी थी ऐसी तैसी, तो वो हो ही गया था। ये 3 सब्जेक्ट ऐसे थे जो मेरा बुरा हाल था। बट हालांकि ये लास्ट में मैंने सोचा भाई क्योंकि एनाटॉमी के डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, फिजियो की ऑलमोस्ट ऐसे आते हैं, फार्माकोलॉजी भाई चलो ठीक है जो आएगा वो देखी जाएगी भगवान के भरोसे। फिर मैंने लास्ट में आके लास्ट के 20-25 दिन बचे थे तो मैंने भाई सोचा कुछ भी करना है चिरटना है। तो मैंने भाई जो जो PYQ टॉपिक थे, PYT थे, सारे भाई रट लिए। भाई समझ नहीं आया, कुछ आता ना रट लिए, मैंने इतना ही करा, मैंने कुछ ज्यादा सोचा ना भाई, ना आ रहा तो ना आ रहा, अपना रट लो। पेपर निकालना है उसके बाद देख लेंगे, समझने का टाइम घना ही है, अभी बहुत टाइम है अपने पास, फिर ही समझ लेंगे बैठ कर आराम से। शाबाश। क्यू बैंक की बात करते हैं, जैसे कि क्यू बैंक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं हमारी प्रिपरेशन में, तो किस प्लेटफॉर्म से किए और उस प्लेटफॉर्म के फीचर्स लाइक बुक मार्क करते थे, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो कुछ बच्चे होते हैं वो नोटबुक में नोट करते हैं, कुछ बुक मार्क करते हैं, फिर उस बुक मार्क को कोई रिव्यू करता है कोई नहीं करता, तुम्हारी कैसी क्या अप्रोच थी? हमारे सर थे तो मैरो पहले भी था, तो मैरो यूज करने को सर ने बोला, तो कोई डिफिकल्टी नहीं हुई, तो क्यू बैंक उन्हीं के सॉल्व करते रहे। मॉड्यूल्स थे, मॉड्यूल्स लगाने की पूरी कोशिश करते थे कि मॉड्यूल सारे सारे लग जाए, बट जानते हो चीजें 100% तो हो नहीं पाती हैं, ठीक है। तो 100% तो मॉड्यूल्स नहीं सॉल्व हुए, और पीवाईक्यूज थे तो वो सब सॉल्व करे। तो दो चीज प्लेटफॉर्म में सर ने बोल रखे थे कि आप जिसके पास है मैरो तो वो मैरो यूज कर सकता है। एक और प्लेटफॉर्म था, प्री पीजी था वो, हाँ प्री पीजी ऐप है एक, ठीक है, वो उसका पेड सब्सक्रिप्शन भी होता है, बट सर ने बोला फ्री है, उसमें क्वेश्चंस वो कर दूं। तो मुझे जो बेनिफिट लगा कि ना, जैसे जैसे जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं ना वन लाइनर टाइप के, तो मैं चलते फिरते मैंने उनको उनको करता था, तो उससे क्या मेरे को ना रिटेन चीजें ज्यादा होती है यार, ये चीजें पढ़ रखी है, सिंपली टर्म है इसका आंसर ये है, उसमें रिपीट भी होते हैं, तो मैं टाइम पास के लिए सोते वक्त अपने वो यही सब करता था। गलत क्वेश्चन को मैं मार्क कर लेता था, और वो गलत क्वेश्चन जो थे मार्क करने के बाद मेरे को लग रहा है कि ये रिपीट होने बार बार, ये मेरे को फील इंट्यूशन थी कि अगर ये आ सकता है एग्जाम में, या नीट पीजी का हो गया, एम्स का हो गया, तो अपने नोट्स में लिख लेता था ऊपर स्टार पॉइंट बना के। तो आप मेरे नोट्स देखोगे तो शायद मेरे ख्याल से आप पढ़ भी नहीं पाओगे बहुत सारी चीजें, क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब खिचड़ पिचड़ हो रखी है नोट्स में। तो ऊपर स्टार पॉइंट बना लिया, वहां लिख लिया कि ये आएगा पक्का से आएगा, और अपने दोस्तों को भी सलाह देता था, पकड़ पड़े भाई ये पक्का आएगा, ये आएगा 100% आएगा, तो उनको भी याद कराना खुद भी याद करना, तो ऐसी चीजें होती थी, तो वहां मार्क कर लिया। और जो बुक मार्क वाले आते थे कभी कभार जैसे टाइम मिल गया, क्योंकि आप जानते हो कि पुरानी चीज पे इंसान जा नहीं पाता, तो जब टाइम मिल जाता था बुक मार्क वाले खोले और आंसर पता ही होता सबको, तो वो लगाना बार बार सेम वो कर लेते थे, बस यही था। तो मेरे क्वेश्चंस की अप्रोच ये रहती थी कि जैसे मैं जिस कोचिंग में जाता था उसका एक टेलीग्राम चैनल था और उसका एक ऐप था। तो उस टेलीग्राम पे चैनल पे क्या करते थे, शाम को 9 बजे उनका एक होती थी क्विज। वो क्विज क्या होती थी बेसिकली, शाम को 9 साढ़े 9 बजे जब क्लास छूटने के बाद 10 बजे जैसे भी 1 घंटे बाद वो हमें 50 क्वेश्चन भेजते थे हर दिन, तो वो क्वेश्चन हम करते थे। तो वो क्वेश्चन हो गए वो, उसके अलावा एक वहां से एक ये था कि गौतम नगर में जैसे बहुत सी कोचिंग मिस्ट है, बहुत सी है जो कोचिंग है, उनके सबके फ्री चैनल्स थे जहाँ पर मैंने सबको ज्वाइन कर रखा था। और वहाँ हर टीचर्स अपने क्वेश्चन डालते थे, मैं 7-8 जितनी कोचिंग 7-8 सबके मैंने भाई क्वेश्चन लगाए हैं वहां से फ्री वाले, पेड वाले तो कुछ नहीं। फिर रही क्वेश्चन बैंक की बात, क्वेश्चन बैंक मेरे पास मैं प्रेप भी था, मैं भी था। प्रेप का ये था कि प्रेप के क्वेश्चन बैंक मेरे को कर लेना पड़े भाई, वो अजीब ही थे। लाइक उनके के लिए उन प्रेप का ये था कि अगर आपने प्रेप को अच्छे से पढ़ रखा है इन डेप्थ तो ये आप सोल्व कर सकते हो, नहीं तो आपके बस की बात ना है भाई। उसके बाद मैंने ले रखा था मैरो स्पेशल क्वेश्चन बैंक के लिए। जो बेस्ट क्वेश्चन बैंक है वो मैरो का ही है, वो पैटर्न ऐसा होता है बिल्कुल ऐसा लगा तो एफएमजी दे रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट। प्रेप के क्वेश्चन बैंक ऐसे होते हैं 5 लाइन का क्वेश्चन होता है, उसमें 4 ऑप्शन ऐसे होते हैं जो मैंने कभी जिंदगी में ना देखे, ठीक है। तो प्रेप के मेरे को क्वेश्चन बैंक बिल्कुल पसंद आए। हाँ PYQ करा करता, वो तो obvious सी बात है हर जगह सेम मिलेंगे तो वो करा करता, और मैंने एक वो ले रखा था मैरो का क्वेश्चन बैंक का 6,000 का था, 3-4 महीने का होता है वो, तो वो बेटर रहता है। तो मैंने वो ले रखा था, अपने वहां से लगाया करता क्वेश्चन बैंक, बस यही था कुछ। और तो कुछ था नहीं, बस ये कोचिंग वोचिंग करा करता। ग्रैंड टेस्ट के बारे में बात करते हैं। ग्रैंड टेस्ट की कितनी इंपॉर्टेंस मानते हो तुम? कुछ बच्चे ग्रैंड टेस्ट देते ही नहीं है, कुछ मैंने ऐसे बच्चे पास होते देखे, कुछ बच्चे ग्रैंड टेस्ट रेगुलरली देते हैं। ग्रैंड टेस्ट के मार्क्स कितने परसेंट मिमिक करते हैं कि असली एग्जाम में जो मार्क्स आएंगे? और अगर तुम अपने ग्रैंड टेस्ट के मार्क्स शेयर कर सको। हाँ जरूर यार, ग्रैंड टेस्ट तो देने चाहिए, पहली बात तो जो मेन होता है ना ग्रैंड टेस्ट, मतलब एक्चुअल में ग्रैंड टेस्ट क्यों दिया जाता है? ग्रैंड टेस्ट आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाता है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट होता है कि आप सिटिंग है, आप क्या वो स्लॉट में बैठ पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि अब जैसे नारो है या फिर बहुत सारे अदर प्लेटफॉर्म ने भी ये चीज करी होगी कि
वो पार्ट 1 पार्ट उसके हिसाब से पार्ट 1 पार्ट 2, तो 50-50 क्वेश्चन का स्लॉट होता है। ठीक है, उसमें आपको बैठना और सेम उसी पैटर्न में आपको ब्रेक लेना है एंड देन सेकंड पार्ट स्टार्ट करना है। तो इससे आपका टाइम मैनेजमेंट होता है, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि चीजें जब आप करने बैठो क्वेश्चन, तो आपको लगेगा कि यार ये कहीं पीवाई क्यू मैंने सॉल्व करा था। ठीक है, और तो ये आ रहा है डायरेक्टली, तो आप डायरेक्टली जो चीज आएंगे वो मार्क कर सकते हो। ठीक है, इजी चीजें रिटेन होती हैं। और ये है कि कुछ क्वेश्चन छूटते भी बंद हो गए, तो इससे ये होता है कि आपको मैनेज कर पाओगे प्रॉपरली टाइम। ठीक है, कि हाँ भाई मेरे को जल्दी अपनी स्पीड बढ़ानी है। ठीक है, क्योंकि वो 50 मिनट 50 क्वेश्चन मिलते हैं और वो टाइम ऐसा ऐसा लग रहा होता है कि बहुत स्पीड से भाग रहा है। ठीक है, तो ये चीजें थी। और रही ग्रैंड टेस्ट के मार्क्स की बात, तो जब मैंने पहली बार जीटी दिया था, वैसे एक बार मैंने जीटी ऑनलाइन जब पढ़ा था सारे सिलेबस कंप्लीट करके, तो रैंडमली दिया था कितना रिटेन है मेरे को, तो उसमें मेरे 159 कुछ मार्क्स आए थे। तो और उसके बाद जब मैं वहां से ऑनलाइन फिर यहाँ पे जब शिफ्ट हुआ दोबारा ऑफलाइन क्लासेस में, तो जब मैं ऑफलाइन में आया तो मेरे को जब फर्स्ट जीटी दिया मैं, तो उसमें 138 मार्क्स आए मेरे। तो मैं शॉक था कि यार ये क्या हो गया, तो बहुत बेकार मार्क्स हैं। और मैं अपना मुंह रोता सा मुंह लेके क्लास में पहुंचा और थोड़ा उदास सर बोलते हैं कि कोई बात नहीं, एटलीस्ट तुमने दिया, तुम्हें ये पता लगा कि कैसे बैठना है एग्जाम में। क्वेश्चन छूटते भी थे, मैं बोलता क्वेश्चन छूट गया, तो सब क्वेश्चन छूट गया, क्वेश्चन छूट गया, ये कैसे हो सकता है? तो सर क्वेश्चन छूट रहे हैं, तो बोलता है नहीं क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, एटलीस्ट यू शुड मार्क द आंसर। ठीक है, आपको मार्क करना है आंसर। मैं ठीक है ओके, तो बोलता है आगे बढ़ेंगे, एटलीस्ट तुमने दिया, तो जीटी देने चाहिए। मैरो के ना कुछ टेस्ट होते हैं वो बहुत मुश्किल होते हैं, ज्यादातर जो मैरो का सेकंड टेस्ट होता है ना वो मुश्किल होता है। बाकी जो सबसे ज्यादा मिमिक करता है ना, जो सिमिलर होता है रियल एग्जाम के, वो कहते हैं कि नेशनल जो मॉक एग्जाम होता है वो मतलब एफएमजी से कुछ महीने भर पहले या इतना समथिंग होता है। तो वो एग्जाम तो सबको देना ही चाहिए। और कई बच्चों के जितने उसमें मार्क्स आए ना, उतने ही मार्क्स आए हैं एफएमजी में भी। तो जीटी का रोल भाई जीटी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस मैच होता है ना भाई, आप फील्ड में जा रहे हो, आपको पता होना चाहिए आप प्रैक्टिस कितनी करके जाओगे, आपके लिए उतना ही बेटर होगा। वही आपको मैदान मिलेगा, वही खेलना है। आप ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हो 3-4 बार भी, आप अगर मान लो जीटी दे रहे हो, तो आपको हैबिट हो जाएगी हाँ बैठने की, 6 घंटे बैठने की 3-3 घंटे के स्लॉट में, और कैसे मैनेज करना टाइम को, कैसे क्वेश्चन लगाने, अगर मेरे को नहीं आ रहा तो मैं छोड़ के वापस रिविजिट करूँ या ना करूँ। वो आपको पहले पहले आप दोगे, सबसे पहला दोगे, आपको वो पहला वाला ऐसा होगा कि चल ठीक है यार, नंबर मैटर नहीं करते। पहले वाले में मेरे आए थे भाई, जीटी में मैंने प्रेप का दिया था, 138 थे मेरे। तो मेरे को उस नंबर में मैंने कुछ फर्क नहीं पड़ा मेरे को, क्योंकि मेरे को पता था भाई मैंने पहला जीटी दिया है। उसमें मेरे को ये पता था कि मेरे को 3 घंटे बैठना है, मेरे को दिमाग को 3 घंटे कंसंट्रेट रखना, मेन वो है। नंबर चाहिए 200 आ जाओ, 100 आ जाओ, 50 आ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप 3 घंटे, अगर आपको माइंड अपना कंसंट्रेट करके बैठते हो, तो कन्फर्म आप अच्छे से पेपर दोगे। वही बात अगर आप 3 घंटे कंसंट्रेट नहीं कर सकते, 1.5 घंटे में आपका फ्यूज हो गया, तो वो ये डेढ़ आधा पेपर तो खराब गया, हो जाएगा आपको वही। तो ये है कि मेन तो वही है कि आप जीटी दोगे, आपको बैठना सीख जाओगे कि हाँ भाई 3 घंटे बैठना है, और प्रॉपरली बैठना है। मेरे को माइंड को कंसंट्रेट करके क्वेश्चन को उस हिसाब से देखना है। 3-3 घंटे स्लॉट में बैठोगे तो आपको हैबिट पड़ जाएगी। आपका दिमाग उस वे में ट्रेंड हो जाएगा कि हाँ यार मैंने दिया रखा है ऑलरेडी। आप जाओगे बैठोगे, 3 घंटे बाद बाहर निकलोगे, खा पी के वापस आओगे, 3 घंटे बाद फिर आप घर अपने, तो आपको वो ऐसा लगेगा नहीं मैं कुछ एफएमजी बड़ा पेपर देने जा रहा हूँ। वो एक यूज टू हो जाएगा आपका कि हाँ भाई मैंने दे तो रखे हैं, ऐसे कैसे आज भी वैसे 3 घंटे बैठना है, 3 घंटे फिर 3 घंटे ऐसे करके अपने। तो मेरा पहला जीटी था प्रेप का, उसमें मेरे आए थे 138। क्योंकि फिर मैंने प्रेप छोड़ दिया, क्योंकि भाई क्वेश्चन ही आउट ऑफ मेरे तो रेंज से बाहर थे। फिर मैंने स्टार्ट करा जीटी, जो इसके आते हैं ना मैरो के, पहला मेरा है दूसरे माह मेरा 148, तीसरे माह मेरा 156, और जो मैंने लास्ट जीटी दिया था वो मेरे 160 आए। जो एक्चुअल स्कोर है मेरा एफएमजी का, वो ही एक्चुअल जो मेरे 160 है ना, वो एक्चुअल वही आए हैं लास्ट वाले जीटी के। तो इसलिए मैं ये प्रेफर करता हूँ कि भाई अगर आप क्यू बैंक सोच रहे हो, तो मैरो से बेस्ट कुछ नहीं है। क्यू बैंक तो सबसे बेस्ट मैरो का ही है। रही बात जीटी कितने देना चाहिए कितने नहीं देना चाहिए, वो डिपेंड करता है। एटलीस्ट 3-4 तो आप दो, एटलीस्ट 4। जब मैंने 4 दिए तो 4 नहीं दे सकते तो 2-3 तो दो, ताकि आपको बैठने का पता चल जाएगा भाई 3 घंटे बैठना है, कैसे अपने मेरे को टाइम मैनेज करना है, कैसे मेरे को और चीज मैनेज करनी है, कैसे मेरे को भूख लग जाती है 3 घंटे में, फिर वॉशरूम जाना पड़ता है। वो आपको मैनेजमेंट सीख जाओगे कि आप 1-2 दोगे ना तो वो हो जाएगा। नंबर कुछ फर्क नहीं पड़ते। क्वेश्चन जो इनके प्रेप या मैरो को, इनके बस 10-20 ही नंबर ऊपर नीचे होते हैं, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता। जैसे प्रीति मैम बोल रही थी जो चैंपियनशिप एग्जाम था प्रेप का, उसमें मेरे आए थे 142। तो मैम बोली जिसके 142 है ना वो है पास हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप नंबर से टेंशन ना लो, आप बस फोकस करो कि जो आपने करा बेस्ट आप रिव्यू करो। जो क्वेश्चन आपने कर लिया जो सही है उसमें तो क्या रिव्यू करना है, क्योंकि वो तो आपको वो तो आपने सोच के ही लगाया है। उसमें क्या रिव्यू करना है? जो गलत है उसमें सोचो कि भाई मैंने गलत क्यों लगाया। उसमें 4 ऑप्शन होंगे, फिर आपको रूल आउट कर लो, बस यही है। और रहा बुक मार्क वाला, ये तो मेरे को भाई कुछ पल्ले ना पड़ता, क्योंकि मैं थोड़ा ऐसा ही हूँ, मैं अपना लिख लिया करता भाई अपना कटे कुछ। एक किताब कॉपी सी बना रखी थी हर सब्जेक्ट की, उसी में अपने पीवाईक्यू में कुछ अजीब सी चीज पढ़ी तो कुछ हाँ भाई आ सकती है पेपर में, तो लिख ली। और कुछ अटपटा है तो भाई मैंने छोड़ दिया कि भाई ना पेपर में तो ना आ सकता है। तो जो बच्चे अभी यूनिवर्सिटी में हैं उनके लिए क्या एडवाइस है? मतलब बेसिकली फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर वालों के लिए तो कुछ खास है नहीं, पर जो बच्चे फोर्थ फिफ्थ ईयर में हैं उनको तुम क्या एडवाइस देना चाहोगे, ताकि उनके लिए जब वो इंडिया आए तो चीजें आसान पड़े? सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे जो जूनियर्स हैं 4th 5th ईयर में जो भी रिसेंटली पढ़ रहे हैं करंट में, आपको अगर ऑनलाइन क्लास लेनी है किसी भी कोचिंग की, अगर आप क्लास ले रहे हो, तो आपने अगर कोचिंग क्लास ली है तो आपको प्रॉपर टाइम मैनेज करके लेनी है। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप लो क्लास, ठीक है, और आप तो फिर टाइम पास करो कि आज 8 बजे कैसे, चल छोड़ो हटाओ नहीं ले पाए शाम वाले ले लेंगे। ठीक है, तो ये चीजें हो जाती हैं, तो बंदा ये चीज मैनेज नहीं कर पाता। ठीक है, कि अब मैं यूनिवर्सिटी का देखूं कि कोचिंग देखूं,
आप जो जो उसमें स्टार्टिंग में ले लोगे, फिर उसके बाद मेजोरिटी, अगर आप देखो टाइम मैनेज कर पाते हो चीजों के लिए, जैसे बहुत सारे लोग नहीं कर पाते, कुछ एक्सेप्शन ही होते हैं जो कर लेते हैं चीजें, तो आप कर लोगे तो बेनिफिट है आपको। तो ये है कि क्लास ले लो, आप फिर सेम कोचिंग में आए और फिर आप पढ़ें इस कोचिंग का, तो चीजें फैमिलियर रहेंगी, आपको इजी पढ़ेंगी चीजें और आप इजीली एग्जाम पास कर जाएंगे। तो वही सबका मेन गोल है। तो बेसिकली डॉक्टर आलम कह रहे हैं कि अगर तुम फाइनल ईयर में हो तो 6 महीने के लिए डीबीसी या किसी भी ऑनलाइन कोचिंग को तुम ले सकते हो, जिससे कि एक बार तुम्हारी कोचिंग यूनिवर्सिटी में रहते हुए हो जाएगी। पूरी कोचिंग जैसे सर 2 बार क्लास कराते हैं, सुबह की और शाम की। तुम सुबह क्लास जा रहे हो तो शाम की क्लास अटेंड करना शुरू कर दो, शाम को जा रहे हो तो सुबह की कर लो। कोई भी एक करो, कम से कम 50% चीजें कवर होगी, है ना। उसके बाद बाकी यहाँ की हो जाएगी। वो जो बंदे फोर्थ ईयर में है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तो भाई ऐसे ही चलेगा, मस्ती मौज काटो। देन अब है फोर्थ ईयर, जो फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर में है, उनके पास प्रॉपर टाइम है कि भाई या तो कोई कोचिंग ज्वाइन कर लो, क्योंकि आजकल कोचिंग्स भी ऐसी हो गई है, लाइक ऑनलाइन कोचिंग है, जैसे डीबीसी है, एक सैरी भी है करके, जो एक प्रॉपर मिशन होता है उनका, लाइक 2023 जून ऐसे करके इनका प्रॉपर मिशन होता है कि आप वो एनरोल करो, फिर आपको वो पूछेंगे भाई आप 2025 में दोगे, तो उस हिसाब से आपको वो मैनेज करेंगे। तो ऐसे आप वैसे कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आपने प्रेप या मैरो है तो अपने आने से पहले एटलीस्ट एक बार अपना पढ़ के आओ। और मैं तो जैसे मेजर पढ़ गया था, तो मैं मेरी बता रहा हूँ, आप मेजर्स माइनस करके और एक बार रिवीजन करके अपना सफिशिएंट आओ, ताकि आपको वो चीजें फैमिलियर लगे। ऐसा नहीं कि भाई आप यहाँ पर आ रहे हो और कोचिंग में चले गए, इवन आपको ये ना पता हो क्या रहा है। तो उससे अच्छा है कि आप एटलीस्ट एक बार चीजों को फैमिलियर होके आओ। यहाँ पर आओगे फिर आपको प्रॉपर 6 महीने मिलेंगे, 6 महीनों में आप अच्छे से आप अपना टाइम दोगे ना, तो सफिशियंट टाइम होगा, तो आप आराम से अपना पेपर निकाल सकते हो। अपन ज्यादा 150 चाहिए, क्योंकि कोई 116 200 लाने वाला 250 लाने वाला कोई फर्क नहीं, सबको ऐसा ही है, क्योंकि आप अपन को चाहिए प्रॉपरली भाई एक पास है कि फेल है, बस ये चाहिए। और वो वही है कि भाई पास हो जाओ, दैट्स इट। और रही बात कोचिंग्स की, तो भाई कोचिंग्स आप, मैं बोल रहा हूँ लाइक बहुत जरूरी है, आप कर सकते हो, आप में एबिलिटी है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मैं मेरी बता रहा हूँ, मैं नहीं कर सकता था, तो भाई मैंने पहला मेरा प्लान था मैं कोचिंग नहीं जाऊंगा। बट आपको कोचिंग क्या करती है, स्पून फीडिंग कराती है, लाइक आपको वो ही पढ़ाएगी जो आपके पेपर में आने के चांसेस है। एक 800 बुक की पेज पढ़ रहे हो, उसमें से 100 पेज में से मान लो क्वेश्चन आ रहे हैं, एक आपको 200 पढ़ा रहे हो, उसमें से 100 क्वेश्चन आएंगे, तो वो तो स्पून फीडिंग हो गई ना। आप हार्ड वर्क, वही पुरानी वाली बात है, हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस नहीं है, आज का टाइम है स्मार्ट वर्क करो। हार्ड वर्क वाला टाइम गया, स्मार्टली लोग पास हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता सबको, लोगों को भाई वो भी पास हो गया। तो ये लोग स्मार्टली पढ़ते हैं, लाइक कैसे क्या क्या करना है, कौन सा सब्जेक्ट के हिसाब से पढ़ते, लाइक ये सब्जेक्ट छोटा है तो भाई इसको मैं कम टाइम दूंगा, ये मेजर है तो इसमें ज्यादा टाइम दूंगा, इसमें क्योंकि ज्यादा आने के चांसेस है। माइनस क्या होता है भाई, उनकी प्रोबेबिलिटी ये होती है कि आप 10-12 क्वेश्चन में से आप 10 क्वेश्चन सही कर सकते हो, अगर आपने अच्छे से 1-2 बार पढ़ा है अच्छे से। लेकिन मेजर क्या होते हैं, 30-32 क्वेश्चन आएंगे, जैसे मेडिसिन हो गई, आपने बहुत अच्छे से पढ़ी है, फिर भी आपके चांसेस होंगे 25 मैक्स टू मैक्स, अगर आपने खूब अच्छे से पढ़ाई करा 25 27 28 मैक्सिमम, तो आप उस हिसाब से स्मार्टली पढ़ोगे तो बहुत आसानी से पेपर निकल जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, पेपर कोई इतना वो नहीं है। हाँ, हालांकि कई कई बार पेपर मॉडरेट टू हार्ड आ जाता है, कभी मॉडरेट टू इजी आ जाता है, वो थोड़ा मोड़ा 10-20 का चलता रहता है, 10-20 क्वेश्चन का, तो उसमें कोई बड़ी बात है नहीं, वो सबके साथ होगा, इवन आप भी होंगे और जो पढ़ने वाला हो, तो वो सबके साथ कॉमन ही होगा। तो ये भाई आओ, आप कजाकिस्तान से या फिर जिस जिस कंट्री से आप करके आ रहे हो, अपने एटलीस्ट एक बार अपने पढ़ो और एक बार उसको रिवीजन करो। पढ़ के तो सब आएंगे, पढ़ने के बाद वो सब भूल जाओगे, तो एक बार रिवीजन करके एटलीस्ट आओ। If you want to crack FMG, then this video is for you. Hello everyone, myself Dr. Vipin Yadav and I have scored 199 marks in the recent January 2025 FMG. अगर तुम भी बहुत पढ़ाई कर रहे हो, वीडियोस देख रहे हो और क्वेश्चन लगा रहे हो, बट स्टिल तुम्हें कोई रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, तुम बार बार FMG में फेल हो रहे हो, या फिर तुम कंटिन्यूसली एक ही स्कोर पे अटके हुए हो एंड यू जस्ट डोंट नो व्हाट टू डू, इसलिए मैंने शुरू करी है 101 मेंटरशिप स्पेशली फॉर एफएमजी स्टूडेंट्स जो अपने इस एफएमजी एग्जाम को लेकर सीरियस हैं। चाहे तुम कोचिंग कर रहे हो या फिर तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आई विल टॉक टू यू एंड तुम्हारा पूरा कस्टमाइज प्लान मैं बना के दूंगा तुम्हें, जिसको अगर तुमने प्रॉपर तरीके से फॉलो किया तो गारंटी है कि तुम एफएमजी में इस बार पास हो जाओगे। इतना ही नहीं, आई विल गिव यू कंप्लीट सपोर्ट, स्ट्रेटेजी एंड मोटिवेशन टिल द डे ऑफ योर एग्जाम। द टोटल फीस ऑफ दिस प्रोग्राम विल बी 999 एंड अपना स्लॉट रिजर्व करने के लिए आपको एक गूगल फॉर्म भरना है विद अ प्री पेमेंट ऑफ 200 रुपीज। रिमेंबर, देयर आर ओनली लिमिटेड सीट्स अवेलेबल एंड स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी अप्लाइड, सो हरी अप। यू विल फाइंड द गूगल फॉर्म लिंक इन माय बायो, सो सी यू ऑन द अदर साइड।